दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बोधि सुविचार चैनल। आज चर्चा हम नेपाल के विषय में करेंगे। कहते हैं कि सबको अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए, ये पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरों का घर कैसा है ये हमारी प्राथमिकता जो है सेकेंडरी होनी चाहिए। लेकिन आज हम अपने पड़ोसी देश नेपाल की चर्चा करेंगे। भले वो पड़ोसी घर हो, लेकिन फिर भी हमें चर्चा करना आवश्यक है। देखिए, नेपाल में एक सामाजिक क्रांति का उदय हुआ है और उसी का परिणाम है कि सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक एक क्रांति हुई है। भले लोगों को लग रहा हो कि वो गृह युद्ध हो गया, लेकिन जागरूक लोगों ने इस तरह की क्रांति की। आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि नेपाली सरकार का तख्ता पलट गया। अब यहाँ पर जो नेपाल के मूल निवासी हैं और जो मनुवादी हैं, उनके बीच का संघर्ष है। वहाँ की जनता भले ही इस समय सरकार वहाँ नहीं है, सरकार विहीन हो, लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ? तो दोस्तों, नेपाल जो देश है वो पहले बौद्ध देश रहा है, लेकिन जब तक बौद्ध देश रहा वो, तब तक वहाँ शांति स्थापित रही और इस देश से सभी पड़ोसी देश बहुत ही मोहब्बत रखते थे। समय समय पर इसकी मदद भी करते थे, सहायता देते थे। लेकिन कुछ कुत्सित विचार वाले लोग नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करने लगे। आप लोग जानते ही होंगे कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले कौन लोग होते हैं। तो ये ज़्यादातर ब्राह्मण और सवर्ण ही इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में वो अपने को सुपर समझने लगते हैं और अपनी कानून व्यवस्था को अपने पास हाथ में रखते हैं। तो इस तरह से कि जो हथकंडे नेपाल में शुरू हुए और उसमें कामयाब भी हो गए ये लोग। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में सफल जब हो गए और वहाँ ब्राह्मणवादी सब उनका कब्जा हो गया, परिणाम ये हुआ कि वहाँ 30% आबादी जो सवर्ण ब्राह्मणों की थी वो सत्ता में पूर्णतया काबिज हो गए। अब देखा जाए तो वहाँ जो प्रधानमंत्री है वो भी ब्राह्मण है, केपी शर्मा। राष्ट्रपति है वो भी ब्राह्मण है। 90% जो मंत्री हैं वो भी सब ब्राह्मण ही है। रक्षा मंत्री भी ब्राह्मण है। इस तरह से पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन आप जानते हो कि ये मनुवादी अपने विचारों में, इनके विचार कुत्सित विचार होते हैं। अपने विचारों में हमेशा ये अपने को सुपर और सब चीजें नोचने और घसोटने में अपना समय ज्यादा लगाते हैं। सरकारी नौकरियों में इनका पूरा कब्जा हो गया और देश में ये लोग लूट घसोट करने लगे। शेष आबादी जो 70% थी, जो नेपाल के मूल निवासी थी, वो सत्ता से अछूती रह गई। उनका कोई अधिकार नहीं दिया गया। जब नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी खत्म हो गई और जनता में इसी कारण से आक्रोश बढ़ा और आप देख रहे हैं कि नेपाल की क्या हालत हो गई है। नेपाल का आंदोलन ब्राह्मणों के खिलाफ ही है। नेपाल में शाही परिवार था, उसका कत्लेआम हुआ। नेपाल भ्रष्टाचार की में भेंट चढ़ गया। आक्रोश इतना ज्यादा हो गया कि जनता ने बड़े बड़े मंत्रियों के घर जला दिए गए। यहां तक कि नेपाल के प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके भागना पड़ा। 10 प्रधानमंत्री, कुल 13 प्रधानमंत्री हुए, जिसमें 10 प्रधानमंत्री वो ब्राह्मण ही हुए। इसके बाद 3 जो मंत्री हुए वो भी सवर्ण के ही हुए। अब इस समय वहां के 70% आबादी जो है वो ब्राह्मणों को देश से भगाने का काम कर रही है। ये सब जातिवादी होने का ही परिणाम है। जो मनुवादी विचारधारा रखते हैं वो समाज के अन्य लोगों को जो है वो बहुत दबा करके रखते हैं, उनके साथ
डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और वही का परिणाम हुआ कि वहाँ सामाजिक क्रांति आई और लोगों ने अपने हक और अधिकार मांगने शुरू कर दिए। नेपाल में लोग, वहाँ जो सवर्ण लोग हैं, उन लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं। वहीं पर 70% जनता एक वक्त की रोटी के लिए भाग दौड़ कर रही है। तभी तो ये आग भड़की और बड़े बड़े मंत्रियों के घर तक ये भीड़ पहुंच गई। ये एक आंदोलन था, ये जनता का एक आंदोलन था, और वो इस भ्रष्टाचार को कब तक बर्दाश्त कर सकते थे। तो भारत और नेपाल का तो रोटी बेटी का संबंध था, इसलिए भारत की मीडिया नेपाल में गई थी, लेकिन नेपाली मीडिया वहां की तो, जैसे भारत की मीडिया जो है सत्ता की दलाल है, सरकार की दलाल है। जो मीडिया सत्ता से जवाब मांगना चाहिए, सरकार से जवाब मांगना चाहिए, वो जनता से जवाब जब मांगेगी तो मीडिया के खिलाफ जनता जरूर होगी एक बार। आखिर कब तक बर्दाश्त करेगी। भारत की मीडिया भी गई थी, तो वहां लोगों ने इस मीडिया को दौड़ा करके भगाया, और साथ में ये भी कहा कि आप पहले अपने देश को संभालो, वहां भी आप लोग जो है सत्ता के दलाल की तरह ही काम कर रहे हो, इसलिए यहां से निकल लो, वरना आपका भी जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। अंत में ये इन लोगों को भागना ही पड़ा। मेरा तो कहना यह है कि भारत को भी नेपाल की जो दुर्गति हुई है, इसे सबक लेना चाहिए था। नेपाल के आंदोलनकारी किसी आम जनता को परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो शासन और सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोग जो हैं उन पर ही हमला कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा ही जला दिया गया है, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, लेकिन शांति थोड़ी सी हुई है, लेकिन घटनाएं अभी बंद नहीं हुई हैं। आक्रोश अभी भी बहुत ज्यादा है, अभी भी मंत्रियों के घर जल रहे हैं। सबसे ज्यादा आक्रोश आंदोलनकारियों को तब हुआ जब पुलिस प्रशासन ने उन आंदोलनकारियों पर हमला कर दिया, और हमला इतना तेज कर दिया उन लोगों ने कि फायरिंग किया, और फायरिंग करने के परिणाम जो है कई आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई। तब और ज्यादा ये आग भड़क गई। अब वहां की जनता नए प्रधानमंत्री को चाहती है कि प्रधानमंत्री जो नेपाल का मूल निवासी है वही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उसका कहना यह भी है कि हमारा देश जो है ये बौद्ध देश था, इसे बौद्ध राष्ट्र ही रहने दिया जाए, हमें हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध राष्ट्र होने के कारण ही नेपाल में शांति आ सकती है, क्योंकि वहां शील, समाधि और प्रज्ञा की बात होती है। वहां अंधविश्वास और पाखंड की नहीं होती है, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंड के कारण ही नेपाल में जागृति आई और उन लोगों ने सामाजिक क्रांति की। लूट घसोट करने वाले मनुवादियों अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा, वहां की जनता का ये कहना है। और ये भी वो कह रहे हैं कि अपनी अपनी जगह आप सुनिश्चित कर लो, दूसरों का घर जलाने वालों अपना घर संभाल लो। यही भारत के लिए भी सुधरने का अवसर है। भारत को इससे सबक लेनी चाहिए, क्योंकि जो भारत की स्थिति है वही नेपाल की स्थिति थी। वहां तो सामाजिक क्रांति हो गई, लेकिन उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, और कई के जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में अशांति चल रही है, आंदोलन कर रहे हैं लोग। इसलिए भारत सरकार को भी इस पर सही विचार करना चाहिए, सही निर्णय होना चाहिए, जिससे भारत को बचाया जा सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक है। नमस्कार।